अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी ज़िंदगी के इस यादगार वाक़ये का ताल्लुक़ राजस्थान से है। इन दिनों में जोधपुर के नज़दीक एक थाने में तैनात था। दोपहर के वक्त मोटी गर्दन और हशाश बशाश चेहरे वाला एक शख्स थाने में दाखिल हुआ। उसने अपना तारुफ कराते हुए बताया, मैं गढ़ी से आया हूँ और छोटी बेगम ने भेजा है और ये ख़त आपके लिए दिया है। गढ़ी और छोटी बेगम का नाम सुनकर मैं बेख्तियार चौंक गया। जिस इलाके को गढ़ी कहा जाता था वो छोटी मोटी रियासत से कम नहीं था। यहाँ के जागीरदार कंवर अमर सिंह को मैं अच्छी तरह जानता था। इलाके में इनकी शोहरत थी। शिकार और नस्ल नस्ल के कुत्ते पालने से इन्हें ख़ास लगाव था। वो काफ़ी अरसे बीमार रहने के बाद चंद ही माह पहले सोरगबाशी हुए थे। अब कंवर अमर की बड़ी बेटी निर्मला ने जागीर का इंतज़ाम संभाल लिया था। छोटी बेगम दरअसल निर्मला ही को कहा जाता था। अब इस छोटी बेगम ने मेरे नाम कोई ख़त भेजा था। मैंने मोटी गर्दन वाले शख्स से ख़त लेकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इंस्पेक्टर नवाज खान साहब, अपने मैनेजर राजपाल को ये ख़त देकर भेज रही हूँ। पिताजी आपकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे। आपको याद होगा एक मर्तबा आपके सामने ही उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे किसी वक्त मदद की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ आपसे रब्ता कर सकती हूँ। इस वक्त मैंने सोचा भी न था कि इतनी जल्दी पिताजी हमसे जुदा हो जाएंगे और मुझे एक अहम मसले के लिए आपकी मदद के लिए आपको पुकारना पड़ेगा। नवाज साहब, सच्ची बात यह है कि मैं दिल से आपकी मद्दाह हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर कोई इस वक्त मेरी मदद कर सकता है तो वो आप हैं। बराए मेहरबानी आप अपने कीमती वक्त में से चंद रोज़ की फुर्सत निकाल कर गढ़ी आ जाएं। बाकी बातें मैं आपको यहाँ पहुँचने पर बताऊँगी। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, इसीलिए मैंने एक ख़त एसएसपी मिस्टर इस्मत वॉल्टर साहब के नाम भी तहरीर कर दिया है। उम्मीद है कि एसएसपी साहब को आपके गढ़ी आने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। फ़कत आपकी परस्तार निर्मला देवी। मैंने अपनी तारीफ़ का ये मुख्तसर ख़त 2 दफ़ा पढ़ा। निर्मला की सूरत निगाहों में घूमने लगी। आज से 2 साल पहले मैं अक्सर गढ़ी में जाता था। इन दिनों निर्मला आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो बड़ी ज़हीन और समझदार लड़की थी। जागीरदार कंवर अमर सिंह अक्सर जागीर के मामलात में इससे मशवरा लिया करते थे। एक बार एक केस के सिलसिले में पूरे 2 माह मैं गढ़ी में रहा था और इन दिनों निर्मला से मेरी काफ़ी जान पहचान हो गई थी। मैंने ख़त देखने के बाद एक तरफ रख दिया और मैनेजर राजपाल से पूछा कि एसएसपी साहब वाला ख़त कहाँ है। राजपाल ने जवाब दिया कि मैं जोधपुर से होकर आया हूँ। वो ख़त मैंने उन्हें दे दिया था। जवाब में एसएसपी साहब ने ये रुका आपके लिए भेजा है। मैनेजर ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और एक दूसरा रुका निकालकर मेरे सामने रख दिया। एसएसपी साहब ने लिखा था कि अगर थाने में कोई ज़्यादा अहम केस नहीं और मैं सब इंस्पेक्टर को कायम मकाम बनाकर गढ़ी जा सकता हूँ तो एक चक्कर वहाँ का ज़रूर लगा के आऊँ। अमर सिंह ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा कानून की मदद की। हमें इस वक्त उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी बेटी को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब था कि निर्मला देवी ने मुझे गढ़ी बुलाने का पक्का इंतज़ाम किया है, मगर मैं भी अपनी मर्ज़ी का मालिक था। इसके अलावा मुझे थाने में 1-2 काम भी थे। मैंने टाल मटोल करके मैनेजर को वापस भेज दिया। मैनेजर चला तो गया, लेकिन ठीक 2 रोज़ बाद फिर आ धमका। इस दफ़ा उसके साथ निर्मला का तवील दरख्वास्तनामा था, जिसमें मुझसे जल्द से जल्द गढ़ी पहुंचने की दरख्वास्त की गई थी। इस सारे मामले की खबर थाने के अमले को हो चुकी थी। इसके अलावा जोधपुर हेडक्वार्टर में भी चर्चे हो रहे थे कि नवाज खान को गढ़ी की जागीरदारनी ने बुलवाया है। एक तरह ये बड़े एजाज़ की बात थी कि जागीरदारनी ने एसएसपी को ख़त लिखकर मुझ पर अपने एतमाद का इजहार किया था। कंवर अमर सिंह का ख़ानदान बड़ा बाअसर था और अगर वो लोग चाहते तो कमिश्नर तक कामकाज छोड़कर वहाँ पहुँच सकता था और इनके नखरे उठा सकता था। ख़त वाला वाक़या मशहूर होने के बाद एक डीएसपी साहब जोधपुर से चलकर मुझसे मिलने आ चुके थे। वो सिर्फ मेरी सूरत देखने आए थे कि वो कौन सी ज़ात शरीफ है जिसे गढ़ी की जागीरदारनी ख़त लिखकर बुलवा रही है और जिस पर कंवर अमर सिंह इतना भरोसा करते थे। बहरहाल अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। जब निर्मला देवी का मैनेजर दूसरी मरतबा पैगाम लेकर मेरे थाने पहुंचा तो मैंने ये फैसला किया कि एक चक्कर वहां का लगा ही लेना चाहिए। मैंने मैनेजर से कहा कि कल शाम या परसों दोपहर
मैं गढ़ी पहुंच जाऊंगा। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था और इस मकसद के लिए एक शानदार बग्गी भी लेकर आया था। बहरहाल जब उसने मेरी नीयत भांप ली तो हथियार डाल दिए और बोला, नवाज साहब, बेहतर है कि अब आप और ताखीर ना करें। मैं आपको बता नहीं सकता कि छोटी बेगम किस कदर परेशान हैं। खाती हैं न पीती हैं, सारी सारी रात जागती हैं। हमें तो देखकर डर लगता है, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा, राजपाल, तुम छोटी बेगम के मैनेजर हो या हवेली में घास खोदते हो? एक मैनेजर को हर मामले की खबर होनी चाहिए, या फिर तुम जानबूझकर छुपाने की कोशिश कर रहे हो? जवाब में राजपाल ने फौरन गीता की कसम उठाई और बोला, मुझे कुछ पता नहीं है। 2-3 हफ्ते पहले हवेली में चोरी की वारदात हुई थी। चोर अभी हवेली के अहाते ही में थे कि चौकीदारों को पता चल गया। उन्होंने चोरों को ललकारा। इनमें से एक तो भाग गया, लेकिन 2 पकड़े गए। दोनों को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी चकारी इलाके का मामूल है। ये कोई ऐसी खौफनाक बात नहीं थी, मगर मेरा अंदाजा है कि छोटी बेगम की परेशानी इस वारदात के बाद ही शुरू हुई है। शायद इनके दिल में कोई वहम जड़ पकड़ गया है। मैंने मैनेजर से पूछा, क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि हवेली में घुसने वाले चोर ही थे? मैनेजर ने कहा, जनाब, ये मालूम करना तो पुलिस का काम है। वैसे पकड़े जाने वालों में से एक लंगड़े को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो पेशावर चोर है। नकब लगाने में से मास्टर समझा जाता है। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसके लिबास में नकब लगाने का सामान छुपा हुआ था। मैंने मैनेजर को मजीद कुरेदने की कोशिश की, लेकिन या तो इसे मालूम ही इतना था, या वो छुपाने का फरीजा अंजाम दे रहा था। अगले रोज मैं और बिलाल शाह गढ़ी के लिए रवाना हो रहे थे। हम सादा लिबास में थे। गढ़ी को 2 रास्ते जाते थे। एक तो घोड़ों और टांगों वगैरह के लिए था। इस रास्ते से गढ़ी का फासला 15 कोस के करीब था। दूसरा रास्ता बजरिया बस था। बस गढ़ी से 3 मील दूर पुख्ता सड़क पर उतार देती थी। वहां से पैदल या टांगे पर जाना पड़ता था। ये रास्ता तवील मगर निस्बतन आरामदेह था। हमने यही रास्ता इख्तियार किया। बस मिलने में कुछ देर लगी, जिसकी वजह से हम शाम से थोड़ी देर पहले गढ़ी पहुंच सके। गढ़ी में कंवर अमर सिंह की हवेली अपनी मिसाल आप थी। इसे देखकर किसी छोटे मोटे किले का गुमान होता था। हम हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो 2 बावर्दी चौकीदारों ने इस्तकबाल किया। गेट के बाद एक नीम तारीख ड्योढ़ी से गुजर हुआ। यहाँ दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां नक्श थीं। ड्योढ़ी के बड़े मेहराबी दरवाजे से गुजरकर हम हवेली के अहाते में आ गए। यहाँ घास के खूबसूरत किते थे, फव्वारे थे और फूलों से सजी हुई रविशें थीं। अहाते के ऐन वस्त में सरसब्ज घास पर बहुत सी कुर्सियां मेजें लगी हुई थीं और खुश लिबास मेहमान खुशगपियों में मसरूफ थे। एक तरफ संगमरमर के चबूतरे पर इलाके का सबसे मशहूर सारंगी नवाज उस्ताद सितारे खान अपने फन का जादू जगा रहा था। मेहमानों में काले अंग्रेजों के अलावा गोरे अंग्रेज भी मौजूद थे। गोरी मेमें सबसे नुमायां नजर आ रही थीं, लेकिन इन मेमों से भी गोरे और खूबसूरत चेहरे वाली एक और औरत यहाँ मौजूद थी, और वो थी निर्मला देवी। अपने ज़रबख्त लिबास और लंबे बालों के साथ वो वाकई कोई राजकुमारी नजर आ रही थी। पिछले 2 साल में उसका मलाकुती हुस्न कुछ और भी निखर गया था। इसे मेरी आमद की इत्ला हो चुकी थी, लिहाजा जूं ही मैं बिलाल शाह के साथ अहाते में पहुंचा, वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई और उठकर हमारे पास आई। नमस्ते करके हाल अहवाल पूछा और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ बैठने के लिए जगह दी। बिलाल शाह एक दुबले पतले अंग्रेज के पहलू में बैठकर बड़ा खुश हो रहा था, और फिर सामने मेज पर बिस्किटों और पेस्ट्रियों का ढेर भी तो लगा था। इसके दिल में लड्डू न फूटते तो और क्या होता। बेशतर मेहमान हमारी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे, लिहाजा निर्मला देवी को हम दोनों का तारुफ भी कराना पड़ा। इस तारुफ में जाहिर है मेरी तारीफ शामिल रही होगी। निर्मला देवी ने इस 2 बरस पहले के केस का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से मुझे कई हफ्ते इसी हवेली में गुजारने पड़े थे। तन्हाई में निर्मला देवी से मेरी पहली मुलाकात इसी रोज रात को हुई। एक अर्दली हमारे कमरे में पहुंचा और उसने इत्तला दी कि नशिस्तगाह में छोटी बेगम आपको याद कर रही हैं। मुझे मालूम था ऐसा होगा, लिहाजा 11 बजे के बावजूद मैंने अभी तक शबखाबी के कपड़े नहीं पहने थे। मेहमान खाने से निकलकर मैं अर्दली के हमरा नशिस्तगाह में पहुंचा। इस वसी और इस कमरे में निर्मला देवी तन्हा बैठी थी। नशिस्तगाह में दर्जनों फानूस थे, लेकिन सिर्फ 2 जल रहे थे, और इनकी मध्यम रोशनी में निर्मला देवी का चेहरा बेहद सर्द दिखाई देता था। मुझे लगा जैसे चंद घंटे पहले बाहर लान में जो लड़की मेहमानों के साथ चहक रही थी वो कोई और थी, और इस कमरे में जो उदास और खौफजदा छोटी बेगम बैठी है वो कोई और है।
मेरे आने से पहले ही चाय के बर्तन मेज पर रखे हुए थे। निर्मला ने अपने हाथ से चाय बनाई और एक प्याली मेरी तरफ सरका दी। सर्द हवा किसी अधखुले रोशनदान से गुजरकर फानूस की रोशनी से अटखेलियां करने लगी। निर्मला ने अपने शानों पर कीमती शाल को संभाला और खिड़की से बाहर गहरी तारीकी को घूरते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हम जमींदार लोग ना भी चाहें तो बहुत सी दुश्मनियां खामखा पैदा हो जाती हैं। मुझे भी पिताजी की तरफ से बहुत सी अदावतें विरसे में मिली हैं। मालूम नहीं क्यों कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। एक दो वाकयात ऐसे हुए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ और ये बात आप भी जानते होंगे, मगर कुछ दिनों से मेरा दिल डरा हुआ है। पिछले हफ्ते की बात है, मैं सारी रात जागती रही और रोती रही। मुझे पिताजी बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। वो थे तो जिंदगी कितनी सहल और महफूज थी। कोई गम नहीं था, फिक्र अंदेशा नहीं था, मगर अब बखेड़ों और नित नए मसाइलों के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस रात अचानक मुझे पिताजी की बात याद आई जो उन्होंने मुझे आपके बारे में कहा था। नवाज साहब, सच पूछिए तो मुझे यूं लगा जैसे एकदम बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया है। मैं खुद को कोसने लगी कि इससे पहले मैंने इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। अब आपको इन दीवारों में अपने सामने देख रही हूँ तो यूं महसूस हो रहा है कि कई रात के बाद आज पहली बार चैन की नींद आएगी। निर्मला देवी काफी देर बातें करती रही और मैं सुनता रहा। साफ महसूस हो रहा था कि वो जबरदस्त ज़हनी दबाव का शिकार रही है और अब मेरी मौजूदगी से उसे हौसला मिला है। लेकिन उसके साथ ही मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया कि वो अपनी परेशानी का सबब छुपाने की कोशिश भी कर रही है। मैंने पूछा, निर्मला देवी, आपने अपने डर की वजाहत नहीं की। आखिर किसकी तरफ से खतरा है आपको और इस खतरे का सबब क्या है? निर्मला ने कहा, नवाज साहब, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती और मुझे छुपाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ। अगर आप मुझे चंद दिन की मोहलत दे दें तो मैं ज़्यादा आसानी के साथ आपसे बात कर सकूंगी। मैंने कहा, निर्मला देवी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शायद कल या परसों मुझे यहाँ से वापस जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके मसले का पता लग जाए और अगर कोई काम मेरे लायक है तो वो मैं अंजाम दे दूँ। यकायक निर्मला के खूबसूरत चेहरे पर बेपनाह मायूसी फैल गई। वो बोली, नवाज साहब, मुझे अफसोस है कि मैं आपको अपनी बात ठीक तरह समझा नहीं सकी। ये बड़ा गंभीर मसला है। समझिए कि मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर आप मुझे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर जाना चाहते हैं तो फिर बेशक चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैंने देखा कि निर्मला की आंखों में आंसू चमक रहे हैं। उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा हुआ था। वो लड़की जिसे इलाके के लोग छोटी बेगम कहते थे और महारानी का रुतबा देते थे, तन्हाई में मेरे सामने बेचारगी की तस्वीर बनी बैठी थी। एकदम मुझे इस पर तरस सा आने लगा। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आप मुझे यहाँ रोकना चाहती हैं और ये भी बताना नहीं चाहती कि क्यों रोक रही हैं। वो बोली, मैं बताने से इनकार नहीं कर रही, सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ ताकि जो कुछ बताऊँ वो आपके लिए सूदमंद हो, ना कि आपको उलझा कर रख दे। इस बात पर निर्मला देवी से लंबी बहस की जा सकती थी, मगर उसकी शीशा आंखों में आंसुओं की चमक देखकर मैंने बहस का इरादा मुलतवी कर दिया। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद हम दोनों में ये तय पा गया कि मैं कम से कम 5 रोज़ यहाँ क़याम करूँगा और इस दौरान निर्मला मुझे असल बात से आगाह कर देगी। निर्मला ने मेरे और बिलाल शाह के लिए एक ऐसा कमरा खाली करा दिया जो उसकी ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब था। अगली 2 रातें हमने इसी कमरे में गुजारी जो निर्मला की ख्वाबगाह के बिल्कुल साथ था। तीसरी रात 11 बजे के करीब मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन बिलाल शाह बदस्तूर जाग रहा था और कमरे में टहल रहा था। टहलते टहलते वो बार बार रुकता, गर्दन को कभी लंबा और कभी छोटा करके जोरदार डकार लेता और फिर टहलना शुरू कर देता। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। पेट में ऊपर से नीचे तक अनाज ही अनाज भरा हुआ हो तो नींद बेचारी क्या करे। मैं बज़ाहिर आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन कभी कभी दुज़दीदा निगाहों से बिलाल शाह की हरकत और सकनात देख लेता था। जल्दी बिलाल शाह ताड़ गया कि मैं जाग रहा हूँ। वो अपनी डकारबाजी छोड़कर मेरे पास आ बैठा और कहने लगा, खान साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। छोटी बेगम ने हमें अपने गोडे से लगाकर क्यों रखा हुआ है? बिलाल शाह का मतलब था कि निर्मला ने हमें अपनी ख्वाबगाह के इतने करीब कमरा क्यों दिया है। मैंने कहा, शाह जी, ये तो वही बता सकती है।
وہ میزبان ہے اور ہم مہمان، وہ جہاں جی چاہے ٹھہرائے، لیکن تم اپنی آواز ذرا دھیمی رکھو، بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، یہ نہ ہو وہ سن لے۔ بلال شاہ دھیمی آواز میں بولا، خان صاحب کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ پر بڑی مہربان نظر آتی ہے۔ میں بلال شاہ کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ کسی عورت کو میرے قریب دیکھ کر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے تھے۔ اس نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ مجھے عورت کے سائے سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، بھلے مانس، اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تمہیں مٹر پلاؤ، کوفتے اور سری پائے سے ہے۔ واقعی؟ بلال شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، میں نے جواب دیا۔ 2 برس پہلے اس کا بیاہ ہوا تھا، ویسے وہ ابھی تک کنواری ہے۔ بلال شاہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں سے کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ حقیقتاً نرملا کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کیا تھی۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ نرملا اس شادی پر بہت خوش تھی اور اس کا شوہر اجمیر کے ایک کھاتے پیتے زمیندار کا پڑھا لکھا بیٹا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں اس لیے معلوم تھیں کہ جن دنوں یہ شادی ہوئی میں گڑھی کے علاقے میں ہی کام کر رہا تھا۔ بلال شاہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا۔ کہنے لگا، کہیں یہ بکھیڑا اسی آدھی شادی کا تو نہیں ہے؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ دیوی کچھ بتائے گی تو پتہ چلے گا۔ اور وہ کب بتائے گی؟ جب بھی بتائے، تمہیں کیا؟ تم نے واپس جا کر کون سا کوئی کام کرنا ہے؟ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ۔ وہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا، ویسے خان صاحب، آپس کی بات ہے، نرملا دیوی آپ کی عزت بہت کرتی ہے، سو میرے سامنے مسلمان کسائی سے بکرا حلال کروایا تھا اس نے۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان کسائی نے بکرا حلال کیا تو تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ میری بہت عزت کرتی ہے؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں جی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا خاص الخاص خیال رکھتی ہے۔ اور یکایک بلال شاہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کے خاموش ہونے کی وجہ ایک سایہ تھا جو کھڑکی کے سامنے سے لہرا کر گزر گیا تھا۔ گزرنے والا یوں دبے پاؤں گزرا تھا کہ پاؤں کی مدھم سی آہٹ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے بلال شاہ کی طرف اور بلال شاہ نے میری طرف دیکھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر دروازے پر آیا، بآہستگی پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ سایہ برآمدے کی مدھم روشنی سے باغیچے کی تاریکی میں گم ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر دبے پاؤں باغیچے کی طرف بڑھا۔ برآمدے کے آخری سرے پر پہنچ کر میں نے دیکھا ایک فربہ جسم کی عورت یا لڑکی فوارے کی روشنی میں درختوں کے پیچھے گم ہوتی نظر آئی۔ اس کا انداز بالکل چوروں کا سا تھا۔ اتنی رات گئے ایک عورت کا اس طرح گھومنا پراسرار تھا۔ تمام اندیشے بالائے طاق رکھ کر میں بھی عورت کے پیچھے لپکا۔ میرے جسم پر معمولی لباس تھا اور سرد ہوا کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ پاؤں میں چپل تھی اور مجھے خاص طور پر پاؤں دبا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ فوارے کے نزدیک سے میں نے دیکھا کہ عورت سیدھی حویلی کے اصطبل کی طرف جا رہی ہے۔ یکایک اندھیرے میں اسے نہ جانے کیا نظر آیا کہ وہ ٹھٹک کر رکی، پھر چیخی اور مڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ جھاڑیوں سے ایک سایہ نکل کر اس کے پیچھے لپکا۔ عورت کے پیچھے بھاگنے والا بھی کوئی فربہ اندام شخص تھا۔ اب میں خاموش تماشائی بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ جو ہی وہ دونوں مہندی کے پودے میں گھسے، میں بھی بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میرے وہاں پہنچنے تک فربہ اندام شخص عورت کو چھاپ چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ میرے سامنے اس نے ایک زوردار 72 مرد کے سر پر مارا۔ جواب میں مرد چیخ کر بولا، خان صاحب پکڑ لی ہے، پکڑ لی ہے۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ موٹی عورت سے لپٹا ہوا موٹا مرد بلال شاہ تھا۔ عورت کی چیخ و پکار دور دور تک گونج رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اصطبل کی طرف سے کئی افراد بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں طاقتور رائفل بھی نظر آ رہی تھی۔ عورت اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور دوپٹہ آنکھوں پر رکھے اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ رائفل والے نے عورت کو پہچان کر کہا، بشیرہ، تم اس وقت یہاں؟ بلال شاہ دلیر ہو کر بولا، یہ چوروں کی طرح اصطبل کی طرف جا رہی تھی، مجھے دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی، یہاں پہنچ کر ٹھوکر لگی اور گر گئی۔ عورت کے لباس اور حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حویلی کی ملازمہ ہے، مگر وہ اس وقت جا کہاں رہی تھی؟ اس کے مسلسل رونے سے ظاہر تھا کہ اس کے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ رائفل بردار نے ایک بار پھر پوچھا، بشیرہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس سوال کے جواب میں بھی روتی رہی۔ اب یہاں اچھا خاصا مجمع لگ چکا تھا۔ اتنے میں نرملا دیوی بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ابھی شب خوابی کا لباس نہیں پہنا تھا۔ وہ خاصی برہم دکھائی دیتی تھی۔ ایک خادم گیس لیمپ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا ہوا بشیرہ؟
निर्मला ने करीब पहुंचकर पूछा। बशीरा ने रोते रोते बिलाल शाह की तरफ इशारा किया और बोली, छोटी बेगम, इसने मुझे नीचे गिराया है और मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा है। ये देखिए, गिरने से मेरा सारा बाजू छिल गया है। उसने रोते रोते अपना एक बाजू रोशनी की तरफ कर दिया। कोहनी से खाल उतर गई और खून बह रहा था। निर्मला ने घूर कर बिलाल शाह की तरफ देखा। बिलाल शाह तेजी से बोला, चौधरानी जी, ये चोरों की तरह अस्तबल की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा कि कौन है, तो ये भाग खड़ी हुई और तुमने इसे पकड़कर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। निर्मला ने गुस्से से बात मुकम्मल की। मैंने बिलाल शाह की तरफदारी करते हुए कहा, नर्मला देवी, बात दरअसल ये है कि मैं और बिलाल शाह कमरे में बैठे थे कि एक साया सा खिड़की के पास से गुजरा। 11 बज चुके हैं, हमारा चौंकना लाजमी था। हम कमरे से निकल आए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। निर्मला ने बेजारी से मेरी बात काटी। लेकिन बंदे को अपने पराये की पहचान तो होनी चाहिए। बशीरा इस हवेली की पुरानी मुलाजमा है और मेरी हिदायत पर यहाँ आई थी। आपके साथी ने आओ दिखाना ताव और हशर कर दिया बेचारी का। निर्मला के लहजे ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो सबके सामने ऐसी सतमेरी से बात करेगी। कहाँ दोपहर तक आप जनाब हो रही थी और कहाँ ये गैरों जैसा रूप। मैं कोई बच्चा नहीं था, मैं साफ समझ गया और अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि पिछले चंद घंटों में तेजी के साथ कोई अहम तब्दीली रूनुमा हुई है। शाम के वक्त भी मेरा और बिलाल शाह का खाना कमरे ही में भेज दिया गया था। हालांकि इससे पहले हमारा खाना अहले खाना के साथ एक ही मेज़ पर होता था। मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए निर्मला से पूछा, तो क्या इस औरत को आपने भेजा था? निर्मला ने इस बात का जवाब अस्बात में दिया और बताया कि एक बूढ़ी मुलाजमा की तबीयत खराब थी, इसे अस्पताल पहुंचाना था। बशीरा को अस्तबल भेजा गया था ताकि वो बग्गी बान को बग्गी तैयार करने की हिदायत करे। इतने में निर्मला की 2 छोटी बहनें भी वहां आ गईं। इनमें से 12-13 साल कौशल खासतौर पर बहुत तेज और तरार थी। उसने मुलाजमा की जख्मी कोहनी देखी तो बिलाल शाह को घूरना शुरू कर दिया। मुझे ये सब कुछ बड़ा बुरा लग रहा था। ये तो अर्श से फर्श पर फेंकने वाली बात थी। कुछ देर बाद ये मामला रफे दफे हो गया और हम अपने कमरे में वापस आ गए। बिलाल शाह डर रहा था कि शायद मैं उसे बुरा भला कहूँगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी नज़र में बिलाल शाह बिल्कुल बेकसूर था। चोर तो मुलाजमा के दिल में खुद था, जो बिलाल शाह को देखकर डर गई थी और दौड़ पड़ी थी। अगले रोज सुबह 8 बजे के करीब हवेली के 2 मुलाजिम खाना लेकर आए तो खाने की ट्रे में एक पर्ची भी थी। ये पर्ची निर्मला की तरफ से थी। उसने लिखा था, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हवेली में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं 1-2 दिन बहुत मसरूफ़ रहूँगी। बेहतर तो यही था कि आप चंद रोज़ यहाँ और क़याम करते, लेकिन अगर ज़्यादा मसरूफियत है तो फ़िलहाल आप जोधपुर का एक चक्कर लगा आएँ। मैं आपको बाद में दोबारा बुलवा लूँगी। ताउन के लिए बेहद शुक्रिया। तहरीर का साफ मतलब ये था कि नर्मला को अब हमारी ज़रूरत नहीं रही और वो हमें यहाँ से चलता करना चाहती है। मैंने पर्ची की पुष्ट पर लिख दिया, निर्मला देवी, हम आपके कहने से पेशतर ही जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया। मैंने पर्ची नाश्ते समेत वापस भेज दी। थोड़ी ही देर बाद मैं और बिलाल शाह हवेली से रुखसत हो रहे थे। निर्मला का मैनेजर हमें दरवाजे तक छोड़ने आया। वो चाहता था कि हम हवेली से पुख्ता सड़क तक जाने के लिए हवेली की बग्गी इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने ये पेशकश कबूल न की। 2-2.5 फर्लांग पैदल चलने के बाद हमें एक टांगा मिल गया और हम इस पर सवार होकर वापस रवाना हो गए। बिलाल शाह का मुंह फूला हुआ था। वो रास्ते भर गड़ी की छोटी बेगम को कोसता रहा। भला ये भी कोई बात है? हम कोई दरखास्त देकर तो यहाँ नहीं आए थे, अपनी ज़रूरत के लिए बुलाया था। हम कोई भूखे थे? इनकी रोटियों के बददिमाग कहीं के, ऐसे पढ़े लिखे से तो गंवार अच्छे। मैं बिलाल शाह को बार बार टोकता रहा कि कोचवान सुन लेगा, लेकिन उसके दिमाग को तो हवा चढ़ी हुई थी। वो बोलता रहा, ये लोग मतलब के यार होते हैं। मतलब था तो कदमों में बिछे जा रहे थे, मतलब ना रहा तो तुम कौन हम कौन। मुझे तो जहर लगी है ये छोटी बेगम। मेरे बस में हो तो अब कभी थूकूं भी ना उसके मुंह पर। हमारी मंजिल करीब आ चुकी थी। किराया देकर हम टांगे से उतर आए। जब बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे तो मैंने बिलाल शाह से कहा, बिलाल शाह, तुमने निर्मला के बारे में जो अंदाज़ा लगाया है वो ज़्यादा सही नहीं है। क्या मतलब? उसने तिनक कर पूछा। मतलब ये कि निर्मला किसी गहरे चक्कर में फंसी हुई है और उसने हमारे साथ जो बदसलूकी की है वो किसी मजबूरी की वजह से है। बिलाल शाह ने कहा, खान साहब, बदसलूकी मजबूरन हो या मर्जी से, बदसलूकी तो बदसलूकी होती है। इसे क्या हक पहुँचता है हमारी बेइज्जती करने का?
اس نے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ اگر ہم ایک مشکوک عورت سے الجھ پڑے تھے تو یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ تھا، اس میں ہمارا کیا فائدہ تھا؟ ہم نے کوئی رشوت کھانی تھی؟ میں نے کہا، بلال شاہ، میں تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ہی دن میں نرملا دیوی کا رویہ ہم سے کیوں بدل گیا۔ ملازمہ والا واقعہ تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے ہی وہ ہم سے بیزار سی ہو گئی تھی۔ آخر کیا قصور تھا ہمارا؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور ہمیں نرملا کے رویے کو خواہ عزت یا بے عزتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بلال شاہ نے اکتا کر پوچھا۔ واپس چلنا چاہیے۔ واپس تو جا رہے ہیں، تھانے کی طرف نہیں، نرملا دیوی کی طرف۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے حد حیران ہو کر بولا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹانگے والے کو روکا اور اسے کہا کہ وہ ہمیں جھوک پال لے جائے۔ جھوک پال نام کا یہ گاؤں گڑھی کے نزدیک ہی تھا۔ یہاں کا نمبردار ہسمکھ میرا شناسا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرے گا اور ہمیں جھوک پال میں رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ میری توقع کے مطابق ہسمکھ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آیا، خاطر مدارات کی اور فراخ دلی سے بولا کہ ہم جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہسمکھ، بات جب تک کی نہیں، ہم صرف 2-3 روز یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن رازداری سے۔ میرا مطلب ہے کہ ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چھوٹی بیگم کو نہ چلے۔ ہسمکھ کے چہرے سے ظاہر ہوا کہ میں نے اسے کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال میرے اصرار پر وہ آمادہ ہو گیا کہ اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس معاملے کی خبر چھوٹی بیگم کو نہیں ہونے دے گا۔ ٹھکانہ مل گیا تو میں نے ٹھنڈے دل سے اس سارے معاملے پر سوچ بچار شروع کی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نرملا سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے حویلی میں اپنے 3 روزہ قیام کے دوران نرملا کے بارے میں کافی کچھ جان لیا تھا۔ اس بیچاری پر کم عمری ہی میں بھاری ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں۔ کنور امر سنگھ کی اولاد میں سب سے بڑی وہی تھی۔ ماں بچپن ہی میں مر چکی تھی باپ کی موت کے بعد۔ اب وہی گھر کی کرتا دھرتا تھی۔ نرملا سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ آگرہ کے کسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ چاروں بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے ساتھ جاگیر کی ذمہ داریاں بھی نرملا پر عائد ہو چکی تھیں۔ وہ جو 1 برس پہلے تک یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اب چھوٹی بیگم کہلاتی تھی۔ بھاری بھرکم زیور اور لبادے پہن کر باپ کی کرسی پر بیٹھتی تھی اور جاگیر کا کاروبار چلاتی تھی۔ میں نے ایک بات کا اور بھی اندازہ لگایا تھا۔ جاگیردار گھرانے کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنا لوگ سمجھتے تھے۔ جاگیر کی بہت سی زمین ایک سرکاری اسکیم میں آ رہی تھی اور پچھلے 4-5 سال سے اس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ گھرانہ کئی مقدمات میں الجھا ہوا تھا۔ مقدمات پر خرچ بڑھتا جا رہا تھا اور جاگیر کی آمدن وہیں کی وہیں تھی۔ خیر، یہ تو نرملا کے سوچنے کی باتیں تھیں۔ میں ایک بات جانتا تھا کہ اگر نرملا نے مجھے یہاں بلایا تھا تو کسی نہایت اہم مسئلے کے لیے بلایا تھا۔ پھر وہ مجھے بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک اور بات بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ملازمہ بشیرہ اگر استبل کی طرف جا رہی تھی تو کسی خاص مقصد سے جا رہی تھی، اور نرملا نے جھوٹ بولا تھا کہ کسی بیمار ملازمہ کو ہسپتال پہنچانا تھا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا رات کے 11:30 بج چکے تھے اور نرملا نے اس وقت تک شب خوابی کا لباس نہیں پہنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ بیمار ملازمہ کی بجائے اسے خود کہیں جانا ہو۔ میں ان معاملات پر جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ پھر میرا دھیان نرملا کی ادھوری شادی کی طرف چلا گیا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید نرملا کی پریشانی کا سبب اس کی یہ شادی ہے، لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ 3 روز میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق اس معاملے میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ یہ شادی نرملا کی دادی ساس کے اصرار پر ہوئی تھی۔ اس کی دادی ساس قریب المرگ تھی اور وہ ہر صورت میں اپنے پوتے کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتی تھی۔ نرملا اس شرط پر شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی کہ رخصتی کچھ عرصے بعد ہوگی۔ وہ بیمار باپ کو نوعمر بہنوں کے سہارے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ بعد ازاں باپ فوت ہو گیا اور نرملا کی ذمہ داریاں اور رنگ اختیار کر گئیں۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن MSc کے امتحان سے فارغ ہو جائے اور بہن بھائیوں کی نگرانی کرنے لگے تو وہ شوہر کے گھر رخصت ہو جائے گی۔ نرملا کا زمیندار شوہر راج پانڈے بڑا بھلا مانس نوجوان تھا، پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس نے نرملا پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ جاگیر کے مسائل حل کرنے میں بھی اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ نرملا کے مسئلے کا تعلق اس کی ازدواجی زندگی سے ہے۔
मैं देर तक अपने ख्यालात में उलझा रहा। बैठे बैठे अचानक मेरे दिल में आई कि आज रात हवेली की निगरानी करनी चाहिए। अगर वाकई कल रात निर्मला कहीं जा रही थी तो मुमकिन था कि आज रात वो फिर कोशिश करे। ये सोचते ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। बिलाशा लंबी लस्सी पीकर और लंबी तान का सोया हुआ था। मैंने नंबरदार हसमुख को बुलाया और उससे कहा कि मुझे एक रात के लिए किसी खेत मजदूर के कपड़े चाहिए। मेरी ये फरमाइश पूरी करने में हसमुख ने ज़्यादा देर न लगाई। वो मुख्तलिफ रंगों और नापों के कुछ लिबास ले आया। इनमें से एक जोड़ा ठीक आया। पुरानी सी धोती कमीज पर मैंने फटी पुरानी डब्बीदार चादर ओढ़ ली और देसी जूती पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया। पुलिस मुलाजमीन को अक्सर भेष बदलना पड़ता है। वैसे देहाती इलाकों में भेष बदलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत आसानी रहती है। हर शख्स मुंह सर चादर में लपेटे फिरता है। बिलाल शाह ने मुझे खेत मजदूर के रूप में देखा तो हैरान हुआ। मैं इसे सब कुछ समझाकर खामोशी से रवाना हो गया। नंबरदार हसमुख ने मेरे लिए एक मरियल सी घोड़ी का इंतजाम कर दिया था। बगैर ज़ेन की घोड़ी पर बैठकर शाम के चुटपुटे में गढ़ी की तरफ चल दिया। गढ़ी का फासला झोंकपाल से करीबन 2 मील था। मैं खेतों के दरमियान सफ़र करता गढ़ी की हुदूद में पहुंचा तो अंधेरा गहरा हो चुका था। कस्बे के कच्चे पक्के घरों में चिराग जल रहे थे। दूर हवेली की दूसरी मंजिल पर जगमगाते फानूस भी दिखाई दे रहे थे। मैंने पहले गढ़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर इस नीम पुख्ता रास्ते के किनारे घात लगाकर बैठ गया जहाँ से हवेली का टांगा या बग्गी गुजर सकती थी। जिस जगह मैंने डेरा लगाया था वो एक पुराना कुआं था। साथ ही बरगद के 2 बड़े बड़े दरख्त थे। मैं इनके नीचे उपले जलाकर बैठ गया। घोड़ी को साथ रखना मुनासिब नहीं लगा। इसे मैंने करीबी सरकंडों के अंदर खूंटा ठोंक कर बांध दिया। मैं सारी रात भी इसी जगह बैठा रहता तो किसी को शक नहीं गुजर सकता था। देहात में मुसाफिर इसी तरह सरेराह आग जलाकर बैठ जाते हैं और बाज़ औक़ात सारी रात गुजार देते हैं। मैंने भी वो सारी रात इसी वीरान कुएं के इर्द गिर्द घूमते हुए गुजार दी। नीम पुख्ता रास्ते की तरफ देख देख कर मेरी आंखें पथरा गईं।